ये आदमी है जॉर्डन बेलफोर्ट, जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई है। जॉर्डन के सर पर पैसा कमाने का भूत सवार है। जल्दी पैसा बनाने के लालच में जॉर्डन वॉल स्ट्रीट में घुस जाता है, स्टॉक मार्केट की दुनिया। वो एलएफ रोथस्चाइल्ड नाम की एक ब्रोकर कंपनी को एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर लेता है। यहाँ जॉर्डन की मुलाकात एक सीनियर ब्रोकर मार्क हेना से होती है। मार्क हेना एज ए ब्रोकर काफी पैसा कमा रहा था। या जॉर्डन को हेना से वॉल स्ट्रीट का पहला लेसन मिलता है। हेना जॉर्डन को मार्केट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और एथिक्स के बारे में बताता है और कहता है ये एक गेम है जहां तुम्हें क्लाइंट्स की जेब से पैसा निकालकर अपनी जेबों में भरना होता है। वो समझाता है कि स्टॉक्स फुगाजी हैं, यानी इल्यूजन। कोई नहीं जानता कि मार्केट कहां जाएगा। हमारा काम सिर्फ क्लाइंट्स को मार्केट में रोके रखना है, उन्हें कैसे भी करके मार्केट का एडिक्ट बनाना है। जॉर्डन समझ गया था कि वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टिंग का गेम नहीं है, ये विश्वास बेचने का गेम है। जॉर्डन ये जानकर हैरान था कि हेना काम के दौरान कोकेन और ड्रग्स का नशा भी करता है ताकि उसे स्ट्रेस ना हो और दिमाग बिल्कुल साफ रहे। हेना जॉर्डन के सामने चेस्ट थंपिंग रिचुअल भी परफॉर्म करता है, जो इंसान में एनर्जी, कॉन्फिडेंस और फोकस को बढ़ाता है। जॉर्डन ये सब कुछ ध्यान से देख रहा था। हेना जॉर्डन को समझाता है कि अगर उसे वॉल स्ट्रीट में टिकना है तो उसे ड्रग्स, इंटेंसिटी और सेक्सुअल रिलीज की जरूरत पड़ती रहेगी। हेना से मुलाकात के पहले जॉर्डन इनोसेंट, मोटिवेटेड और आइडियलिस्टिक था, पर आफ्टर दिस लंच समथिंग शिफ्ट। वो समझ चुका था कि सफलता के लिए नैतिक समझौते जरूरी है, पावर के लिए डिटैचमेंट और वेल्थ के लिए हेरफेर। कुछ दिनों तक जॉर्डन ने वॉल स्ट्रीट की गलियों को अच्छे से छान मारा। वो देखता है कि यहाँ लोगों को सिर्फ 3 ही चीजों का नशा है, पैसा, औरतें और ड्रग्स। जॉर्डन के लिए बिल्कुल नया था, पर ये वही दुनिया थी जो जॉर्डन शुरुआत से अपने लिए चाहता था। आज थी अक्टूबर 1987 की सुबह। एज ए ब्रोकर आज जॉर्डन का ऑफिस में पहला दिन था। सब लोग उम्मीदों और एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। जैसे मार्केट खुलता है सब कुछ बदल जाता है। फोन्स पर चिल्लाते हुए क्लाइंट्स, ब्रोकर के चेहरे पर डर, पैसा मिनटों में पानी की तरह इवोपरेट हो जाता है। स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह क्रेश करता है कि इस दिन को यूएस हिस्ट्री में ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाने लगा था। कंपनी पर इतना बुरा असर पड़ता है कि कंपनी बंद करने की नौबत आ जाती है और जॉर्डन का ऑफिस में पहला ही दिन उसका आखिरी दिन बन जाता है। अब जॉर्डन नौकरी की तलाश में एक सुबह न्यूज़पेपर देख रहा था। तब उसे लॉन्ग आइलैंड पर एक छोटी ब्रोकरेज फर्म मिलती है जो पेनी स्टॉक सेल करती थी। ये जगह बिल्कुल अलग थी। चीप फर्नीचर, चिल्लाते हुए ब्रोकर्स, प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन यह एक चीज जॉर्डन को हिला देती है। जहां बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स पर 1% कमीशन मिलता था, वहीं पेनी स्टॉक्स पर 50% कमीशन है। जॉर्डन हैरान रह जाता है। मैनेजर बताता है अगर तुम $10,000 के स्टॉक्स बेचते हो तो $5,000 तुम्हारे। ये बात जॉर्डन को हैरान कर देती है। पर आखिर इन कचरा स्टॉक्स को खरीदता कौन है? मैनेजर बताता है गरीब लोग। वो अपना पहला कॉल अपने एक पुराने क्लाइंट जॉन को मिलाता है, जिसने कभी उससे पेनी स्टॉक्स के बारे में जिक्र किया था। और यहाँ पहली बार हमें जॉर्डन का टैलेंट दिखता है। वो इतना कॉन्फिडेंटली बात करता है जैसे कंपनी उसी की हो। वो स्टॉक नहीं बल्कि सपने बेच रहा था, और वो भी इस अंदाज में कि सामने वाला खुद को खरीदने से रोक ना पाए। He creates scarcity, he creates opportunity, he control the face। जॉर्डन ने मिनटों में $2,000 कमा लिए थे। पूरा ऑफिस ये देख हैरान हो जाता है। इन लोगों ने आज से पहले कभी किसी को इस तरह बेचते नहीं देखा था। जॉर्डन को ये बात समझ आ गई थी कि वॉल स्ट्रीट के अमीर ब्रोकर्स कोई ज्यादा स्मार्ट नहीं है। वो इसी गेम को अलग लेवल पर खेल रहे हैं। यहाँ एथिक्स फ्लेक्सिबल थे और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा। उसे जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट मिल गया था। वो अच्छा खासा पैसा बनाने लगता है। उसने एक अच्छी गाड़ी भी ले ली है। एक दिन जब वो रेस्टो में लंच कर रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। ये आदमी था डोनी एजोफ। डोनी भी उसी बिल्डिंग में रहता था जहाँ जॉर्डन का अपार्टमेंट है। डोनी जानना चाहता है आखिर जॉर्डन करता क्या है। जॉर्डन कहता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है। डोनी का दूसरा सवाल था आखिर वो पैसा कितना कमा लेता है। जॉर्डन का जवाब था $70,000। ये सुनकर डोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अगर वो दिन रात भी दुकान पर काम करे तब भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। वो बिना कुछ सोचे अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है। दोनों आज ही एक दूसरे से मिले थे और आज ही दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जॉर्डन और डोनी एक गैराज किराए पर लेते हैं ताकि वो एक ब्रोकर कंपनी स्टार्ट कर सके। उन्हें जरूरत थी कुछ लोगों की जिन्हें सेल्स का थोड़ा बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। वो शहर से कुछ ऐसे लोगों को उठाते हैं जिन्हें चीजें बेचना आता था। ज्यादातर इनमें से गांजा बेचने वाले थे, पर एक बात सब में सिमिलर थी, सबको अमीर बनना था। ये भूखे नंगे लोग जॉर्डन की गाइडेंस में अमीर बनने वाले थे। जॉर्डन अपनी बीवी को एक महंगी ज्वेलरी गिफ्ट करता है, पर जॉर्डन की बीवी खुश नहीं थी। वो कहती है तुम जो ये काम करते हो ये ठीक नहीं है। तुम गरीब लोगों को ये स्टॉक्स बेचते हो, ये जानते हुए भी कि ये उन्हें कभी भी अमीर नहीं बनाने वाले। तुम उन्हें झूठे सपने दिखाते हो। अगर तुम ये स्टॉक्स गरीबों की बजाय अमीरों को बेचते तो उन्हें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर जॉर्डन जानता था कि ये कचरा स्टॉक्स अमीर लोग कभी भी नहीं खरीदेंगे। पर उसे यहाँ एक कमाल का आइडिया मिल गया था। क्यों ना वो अपनी नुठाइगरों की टीम को स्टॉक्स अमीर लोगों को बेचना सिखा दे। और यहाँ जन्म लेती है स्टार्टन ऑकमोंट। कंपनी को नाम मिल चुका था।
जॉर्डन एक स्क्रिप्ट तैयार करता है और इन लोगों को अमेरिका के 1% अमीर लोगों को किस तरह स्टॉक्स बेचते हैं ये सिखाता है। यहाँ जॉर्डन इन्हें एक दमदार बात बताता है, यू डोंट हैव टू नो व्हाट द कंपनी डज। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि कंपनी क्या करती है, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग। आपको बस अपनी बात पर यकीन करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस रिप्लेस नॉलेज, एनर्जी रिप्लेस एथिक्स, और ये ही पूरे साम्राज्य का ब्लूप्रिंट है। जॉर्डन की ये तकनीक काम करने लगी थी। ये लोग अच्छा खासा पैसा बनाने लगे थे। गैराज में शोर बढ़ने लगता है, कॉल्स बढ़ने लगती है, कमीशन बढ़ने लगता है। जॉर्डन को वॉल स्ट्रीट की जरूरत नहीं थी। उसने अपना खुद का वर्जन बना लिया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते टीनी ऑफिस एक मैसिव फ्लोर में बदल जाता है जहां हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकर्स काम करते हैं। फोन्स लगातार बजते रहते हैं, लोग डील्स के बारे में चिल्ला रहे थे, केस लगातार बढ़ रहा था। द एनर्जी इज एक्सप्लोसिव, इट फील्स लेस लाइक अ कंपनी, मोर लाइक अ कैसीनो। जॉर्डन अब पूरे दिन फोन पर नहीं बिताता। नाउ ही स्टैंड्स अबाउट द फ्लोर। वो लोगों को मोटिवेट करता है, मूड कंट्रोल करता है, टेम्पो सेट करता है। और यहाँ एक बदलाव था, वो ऑपरेटर से कमांडर बन गया था। वॉल स्ट्रीट में बात आग की तरह फैलने लगती है। फोर्ब्स जॉर्डन को वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट करने लगा था, एक ऐसा आदमी जो अमीरों को लूटता है अपनी और अपने एम्प्लॉइज की जेबें भरने के लिए। देखते ही देखते ऑफिस और बड़े होने लगते हैं, कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है, नए नए ब्रोकर्स कंपनी से जुड़ने लगते हैं, लालची लोग, ड्रग्स और अवस का नग्गा नाच यहाँ होते रहता है। ये जगह ऑफिस कम ब्रोथल ज्यादा लगती थी। जॉर्डन साइकोलॉजी समझ चुका था। एक्साइटमेंट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, केओस इंक्रीज लॉयल्टी। ऑफिस में हालात इस हद तक बिगड़ने लगते हैं कि जॉर्डन को अपने डैड को ऑफिस में डिसिप्लिन लाने की कमान सौंपनी पड़ती है। लोग उन्हें मैड मैक्स कहकर पुकारते थे। गुस्सा हमेशा उनकी नाक पर सवार था। स्टार्टन ओकमोंट जिस रफ्तार से पैसा कमा रही थी उसी रफ्तार से ये लोग पैसा उड़ा भी रहे थे। महंगी महंगी पार्टीज करना भी इनका रोज का काम बन चुका था। जॉर्डन के पास अब एक नया प्लान था, नई नई कंपनीज ढूंढकर उन्हें पब्लिक ले जाना, आईपीओस, ताकि वॉल स्ट्रीट की बड़ी कंपनीज उन्हें चिंदी चोर समझना बंद कर दें। इनकी पार्टीज इतनी अयास होती थी कि शायद ही कोई ऐसे मजे हो जो ये ना लेते हो। जॉर्डन की नजर पार्टी में आई एक खूबसूरत हसीना पर पड़ती है। एक पल के लिए तो वो भूल ही जाता है कि वो शादीशुदा है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, पर जॉर्डन को हर हाल में ये लड़की चाहिए थी। ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि डोनी तो वहीं सबके सामने अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। जॉर्डन लड़की को डिनर के लिए इनवाइट करता है। कोई बेवकूफी होगी जो जॉर्डन जैसे अमीर आदमी को मना करे। डिनर के बाद जॉर्डन लड़की को अपनी कार से खुद उसके घर ड्रॉप करता है। लड़की जॉर्डन को गर्म चाय के लिए घर पर इनवाइट करती है। जॉर्डन भी यही चाहता था। जॉर्डन आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होता है, तभी लड़की बिना कपड़ों के कमरे से बाहर निकलती है। जॉर्डन के लिए किसी सपने से कम नहीं था। दोनों एक ही बिस्तर पर रात साथ में बिताते हैं। जॉर्डन को नियोमी का नशा सा हो जाता है। वो एक पल भी एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। एक रात जब वो लेम्बो में मजे कर रहे होते हैं तभी जॉर्डन की बीवी उन्हें देख लेती है। बीवी जॉर्डन को खींचकर 4-5 चमाटे लगाती है। ये देख ड्राइवर लेम्बो लेकर वहाँ से निकल जाता है। बीवी को जब ये पता लगता है कि जॉर्डन नियोमी से प्यार करने लगा है तो उसके पैर सुन्न पड़ जाते हैं। जॉर्डन को भी अंदर से गिल्ट महसूस होता है, पर आखिर वो करे तो करे क्या। 3 दिन बाद दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं। नियोमी अब जॉर्डन के साथ उसी के घर रहने लगी थी। इन्होंने काम के लिए गे बटलर को रखा है। जब ये लोग घर पर नहीं होते थे तो वो पीछे से अपने गे दोस्तों को घर पर बुलाकर पार्टीज किया करता था, पर एक दिन नियोमी इन्हें देख लेती है। जॉर्डन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर बटलर के किसी गे दोस्त ने जॉर्डन के घर से पैसे चुरा लिए थे। जॉर्डन के लिए रकम कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर जॉर्डन के दोस्त चेस्टर और टोबी मुद्दे को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं और निकोलस को इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि जॉर्डन को खुद पुलिस बुलाकर उसे बचाना पड़ता है। ये आदमी है ब्रेड, जिसके नाम पर जॉर्डन अपने स्टॉक्स रखता है। ब्रेड जॉर्डन का एक वफादार दोस्त है। आज कंपनी अपना पहला नया आईपीओ लॉन्च करने वाली थी। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब स्टॉक को पहली बार पब्लिक के खरीदने के लिए खोला जाता है। रात को जॉर्डन नियोमी को एंगेजमेंट रिंग गिफ्ट करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी। शादी से पहले जॉर्डन एक बैचलर पार्टी रखता है लास वेगास की एक अय्याश होटल में, जहाँ ये लोग खूब मजे करते हैं। इस पार्टी का खर्च $2 मिलियन से भी ज्यादा आता है और इसके बाद जॉर्डन नियोमी से शादी कर लेता है। ये शादी किसी अंबानी के बेटे से कम नहीं थी। जॉर्डन नियोमी को एंगेजमेंट गिफ्ट में एक खूबसूरत याट गिफ्ट करता है, जिस पर 3 हफ्तों तक ये लोग समंदर में यूं ही घूमते रहते हैं और फिर लॉन्ग आइलैंड पर एक महंगा घर खरीदते हैं जिस पर हर तरह की सुख सुविधाएं थी। 18 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चलता। जॉर्डन अब एक बेटी का बाप बन चुका था। रात भर किसी लड़की के साथ अय्यासी कर नशे की हालत में घर लौटा जॉर्डन पूरी रात उसी लड़की को नींदों में बड़बड़ा रहा था। इस बात को लेकर नियोमी और जॉर्डन की सुबह सवेरे लड़ाई हो जाती है, पर जॉर्डन अच्छे से जानता था कि नियोमी को किस तरह मनाना है। जॉर्डन के बॉडीगार्ड भी बड़े शातिर निकले। उन्होंने बेडरूम में सीक्रेटली एक कैमरा लगाया हुआ था और वो लाइव इस नजारे के मजे लूटते हैं। जॉर्डन को कैमरे का पता लग गया था, पर वो इसे एक मजाक की तरह लेता है। आज कंपनी स्टार्टन ओकमोंट के लिए बड़ा दिन है,
क्योंकि आज कंपनी स्टीव मैडन का आईपीओ लॉन्च करने वाली थी। आज इस कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च होने वाला था और ऑफिस में एक आदमी फिश बॉल चमकाने में व्यस्त है। ये देख जॉर्डन और डोनी दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। डोनी तो आदमी की फिश ही निकल जाता है और उसे धक्के मारकर कंपनी से निकाल दिया जाता है। ये आदमी है स्टीव मैडन। स्टीव मैडन की कंपनी लेडीज फुटवियर बनाती है और मार्केट में ये कंपनी अच्छा खासा नाम कमा रही थी और स्टार्टन ओकमोंट इसी कंपनी को पब्लिक ले जाने वाला था। जॉर्डन और डोनी पहले स्टीव की कंपनी के 85% ओनर बन चुके थे, जो कि लीगली गलत है, पर सही गलत की किसको पड़ी थी। यहाँ तो सभी पैसा कमाने के पीछे पागल थे। अब इन्हें एक आखिरी काम करना था, ब्रोकर्स को स्टॉक बेचने के लिए मोटिवेट करने का। स्टीव के लिए इतना आसान नहीं था, लोग उसी के मजे लेने लगते हैं। अब जॉर्डन स्टेज पर आता है और यही तो एक काम है जिसमें जॉर्डन माहिर है। वो ब्रोकर्स में इस कदर जोश भर देता है कि ब्रोकर्स फोन को लोडेड राइफल और खुद को शूटर समझने लगते हैं। जॉर्डन के इशारा करते ही सभी ब्रोकर्स अपने काम पर लग जाते हैं, फोन उठाते हैं, क्लाइंट्स को कॉल मिलाते हैं और धड़ाधड़ स्टॉक्स बेचने लगते हैं। दोपहर को 1 बजे स्टॉक पब्लिक के लिए खोला जाता है $4.50 पर स्टॉक की कीमत पर और सिर्फ 3 मिनट में स्टॉक की कीमत बढ़कर $18 हो जाती है। वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसे खरीदने लगी थी। सिर्फ 3 घंटों में कंपनी $2.20 करोड़ कमा लेती है। डोनी और जॉर्डन तो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, पर जब आदमी अपने पीक पर होता है तो उसे नीचे खींचने के लिए शैतानी ताकतें अपना काम करना शुरू कर देती है। जॉर्डन को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की कॉल आती है। वो बताता है कि उसे सरकारी नोटिस मिला है FBI की तरफ से। उन्हें उनकी शादी की वीडियो चाहिए ताकि कौन कौन उसके साथ मिला हुआ है इसका पता लग सके। उन्हें जॉर्डन और उसकी कंपनी पर शक है, जरूर ये कंपनी कोई बड़ा घोटाला कर रही है। ये आदमी है डेनिम, जो कि एक न्यूयॉर्क एजेंसी में सरकारी एजेंट है। डेनिम एक ईमानदार ऑफिसर है और उसे जॉर्डन की कंपनी स्टार्टन ओकमोंट की इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा गया है और वो इस काम को ईमानदारी से कर रहा है। जॉर्डन डेनिम को अपने प्राइवेट याच नियोमी पर बुलाकर घूस देने की कोशिश करता है, पर जैसा कि मैंने कहा डेनिम एक ईमानदार अफसर है और जब उसे पता लगता है कि जॉर्डन उसे घूस देने की कोशिश कर रहा है तो बात और ज्यादा बिगड़ जाती है। डेनिम इस केस को और ज्यादा सीरियस ले लेता है। वहीं जॉर्डन का ईगो भी हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में आकर डेनिम को बुरा भला सुना देता है और उसे यार्ड से निकल जाने के लिए कहता है और जाने से पहले उन पर नोट उड़ाता है ताकि वो उन्हें उनकी औकात बता सके कि वो उसके सामने कुछ नहीं है। पर अंदर ही अंदर जॉर्डन समझ चुका था कि उसका पैसा अब खतरे में है, उसे इसे सेव करना होगा और स्विस बैंक के अलावा और कोई माइका लाल उसके पैसे को नहीं बचा सकता। उससे पहले देर न हो जाए जॉर्डन स्विट्जरलैंड की फ्लाइट बुक कर लेता है। जॉर्डन का एक दोस्त एक स्विस बैंकर को जानता था, पर इतनी लंबी फ्लाइट बिना नशे के जॉर्डन के लिए इम्पॉसिबल थी। वो दिन से ही ड्रग्स लेना शुरू कर देता है ताकि रात होते होते उसे नींद आने लगे, पर वो इतना ज्यादा नशा कर लेता है कि उसे होश ही नहीं रहता कि वो कौन है और कहाँ है। फ्लाइट पर पहुंचते पहुंचते तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगता है। वो एक एयर होस्टेस को अपनी गर्लफ्रेंड समझ लेता है और उस पर चढ़ जाता है और उसके साथ अजीब हरकतें करने लगता है। हालात इस हद तक बेकाबू हो जाते हैं कि जॉर्डन को सीट पर बेल्ट से बांधना पड़ता है। डोनी सुबह होने पर जॉर्डन को जो कुछ उसने रात को किया बताता है तो जॉर्डन को एक बार के लिए विश्वास ही नहीं होता। स्विट्जरलैंड पहुंचते ही इनकी मुलाकात एक स्विस बैंकर जोजो सोयल से होती है, जो इन्हें स्विस बैंक के रूल समझाता है। स्विट्जरलैंड का बैंकिंग और फाइनेंशियल लॉ बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग था, इसीलिए ज्यादातर फ्रॉडर्स अपना पैसा इसी बैंक में छुपा कर रखते थे। पर अगर स्टॉक फ्रॉड का पैसा है तो स्विट्जरलैंड के लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें FBI से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अमेरिका से मिलता जुलता था। पर कॉम्प्रोमाइज तभी होगा जब अकाउंट फ्रॉडर के नाम हो। अगर अकाउंट फ्रॉडर के किसी रिलेटिव या दोस्त के नाम पर है तो गवर्नमेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उनका पैसा बिल्कुल सेफ है। जॉर्डन को पूरी बात समझ आ चुकी थी। वो किसी ऐसे को जानता था जो कि उसके पैसे को सिक्योर कर सकती है, नियोमी की आंट एमा। जॉर्डन आंट एमा को स्विस बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए राजी कर लेता है। अकाउंट तो खुल चुका था, पर जॉर्डन के सामने अब एक नई मुसीबत थी। जॉर्डन के पास पैसा तो बिस्तर भर भर कर था, पर सवाल ये है कि आखिर इस पैसे को स्विट्जरलैंड कैसे ले जाया जाए। आंट एमा के लिए तो ये बिल्कुल बस की बात नहीं थी। तभी जॉर्डन को अपने दोस्त ब्रेड की याद आती है। ब्रेड की गर्लफ्रेंड स्विस थी। ब्रेड उसके शरीर पर नोटों की गड्डियां टेप से बांध देता है, पर यह आइडिया बिल्कुल बकवास था, क्योंकि अगर वो इस तरह अपने पर पैसा बांधकर स्विट्जरलैंड की 50 टिप्स भी करे तब भी वो इतना पैसा नहीं ले जा पाएंगी। तभी इनके खुरापाती दिमाग में एक और आइडिया आता है।
ब्रेड की गर्लफ्रेंड सांटाल के पास परिवार और दोस्त भी तो हैं, क्यों ना उनका भी इस्तेमाल किया जाए। अगले ही दिन आंट एमा $2 मिलियन केस लेकर स्विट्जरलैंड के लिए निकल पड़ती है और कुछ हफ्तों बाद सांटाल अपने दोस्तों और परिवार की बदौलत सारा पैसा स्विट्जरलैंड ले जाने में कामयाब हो जाती है। डोनी को ब्रेड को पैसे देने थे ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से उन्हें स्विट्जरलैंड भेज सके, पर आखिरी बार ब्रेड और डोनी जब मिले थे तो इनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। ये इनका हमेशा का था, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ना झगड़ना, पर इस बार डोनी चाहता था कि ब्रेड उससे माफी मांगे और ये सड़क पर ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी पैसों से भरा सूटकेस जमीन पर गिर जाता है और सारा पैसा नीचे जमीन पर बिखर जाता है। पुलिस उन्हें देख लेती है। ये देख डोनी डर कर कार लेकर वहाँ से भाग जाता है, पर पुलिस ब्रेड को पैसों के साथ पकड़ लेती है। डोनी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। बात जॉर्डन को पता न चले इसलिए डोनी जॉर्डन को लेमन कोहिनूर की गोलियां सरप्राइज में देता है। इन गोलियों का नशा जॉर्डन का फेवरेट था। डोनी कहता है कि ये गोलियां उसे अपने किसी पुराने क्लाइंट से मिली हैं। काफी लंबे समय से इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पिछले 15 सालों से डिब्बे में बंद है। उन्हें लगा क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है तो शायद ये ज्यादा असरदार होंगी। दोनों रात को मिलते हैं और एक एक गोली लेकर नशा होने का इंतजार करने लगते हैं। इन्होंने 2-2, 3-3 गोलियां ले ली थी पर नशा नहीं होता। ये लोग एक्सरसाइज करने लगते हैं। जॉर्डन को बो की कॉल आती है। वो जॉर्डन को पब्लिक फोन पर जाकर बात करने के लिए कहता है, इमरजेंसी का नाम लेकर। जॉर्डन फटाफट अपनी कार निकालता है और पास ही के पब्लिक फोन बूथ पर जाकर बो को कॉल मिलाता है। वो जॉर्डन को सारी बात बताता है कि उसका दोस्त ब्रेड पैसों के साथ पकड़ा गया और डोनी उसे ये बातें छिपा रहा है। और तो और एफबीआई एजेंट डेनिम ने उसके घर के सभी लैंडलाइन फोन्स को टैप किया हुआ है। जॉर्डन बो से बात कर रहा था तभी जो कोहिनूर की गोलियां जॉर्डन ने डोनी के साथ ली थी वो असर दिखाना शुरू कर देती है। जॉर्डन के शब्द लड़खड़ाने लगते हैं और वो अचानक जमीन पर गिर जाता है। इन गोलियों का नशा इतना असरदार था कि जॉर्डन का पूरा शरीर लकवा मार जाता है। चलना तो दूर, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाता। तभी उसे एक आइडिया आता है, अगर वो चल नहीं सकता तो रेंग तो सकता ही है। वो जैसे तैसे रेंगते हुए आकर दरवाजे को खोलता है और रेस्टो से बाहर निकल आता है, पर अब भी कार तक पहुंचने के लिए उसे इन सीढ़ियों को पार करना होगा और रेंगकर सीढ़ियों को पार करना आसान नहीं है। फिर से जॉर्डन के दिमाग की बत्ती जलती है और रेंगने के बजाय वो लुढ़क कर सीढ़ियों को पार करता है। कार के दरवाजे को खोलना और उसके अंदर बैठना जॉर्डन के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। धीरे धीरे वो कार को चलाते हुए जॉर्डन सही सलामत घर पर पहुंचता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि इतने नशे में भी वो कार को सही सलामत घर पर ले आया। डोनी भी कोहिनूर के नशे में पूरी तरह डूब चुका था और उसे भी नहीं पता कि वो कॉल पर किससे बात कर रहा है। जॉर्डन डोनी को कॉल कट करने के लिए कहता है, पर नशे में डूबे हुए डोनी को जॉर्डन की बातें कहाँ समझ आने वाली थी। जॉर्डन डोनी से फोन को छीनने की कोशिश करता है। डोनी जब जॉर्डन के मुंह से ब्रेड का नाम सुनता है तो उसे सब बात समझ आ जाती है और वो समझ चुका था कि जॉर्डन को सब पता चल चुका है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जॉर्डन पूरी तरह टेलीफोन वायर में उलझा हुआ था। वहीं डोनी टेंशन में आकर डाइनिंग टेबल पर रखा सारा खाना खा जाता है। वो एक बार में इतना खा लेता है कि खाना उसके मुंह और गले में फंस गया था। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तभी जॉर्डन की बीवी नियोमी वहां जाती है और वो डोनी की हालत देखकर घबरा गई थी। जॉर्डन जैसे तैसे कर खुद को संभालता है और डोनी के ऊपर चढ़कर उसे सीपीआर देने लगता है। आखिरकार जॉर्डन ने डोनी की जान बचा ली थी। वो चैन की सांस लेता है और वहीं सो जाता है, पर तभी पुलिस वहां आकर उसकी नींद खराब कर देती है। वो उसे उठाकर बाहर ले जाती है और अपनी कार को देखने के लिए कहती है। जॉर्डन कार की हालत देखकर हैरान था। जहाँ वो सोच रहा था कि वो सही सलामत कार को घर ले आया, वहीं असल सच्चाई तो कुछ और ही थी। शुक्र है कि कार की जो हालत है वो हालत उसकी नहीं हुई। पुलिस जॉर्डन को सवाल जवाब के लिए अपने साथ ले जाती है। 3 महीने बाद ब्रेड भी जेल से छूट जाता है। उसने भी पुलिस को कुछ नहीं बताया, पर अब भी एफबीआई एजेंट डेनिम जॉर्डन के पीछे था। वो जॉर्डन को राय देता है कि उसे एसपीसी के साथ डील कर लेनी चाहिए। उसे अब कंपनी को छोड़ देना चाहिए। उस पर छोटे मोटे स्टॉक फ्रॉड के चार्जेस लगेंगे और छोटे मोटे स्टॉक घोटालों के जुर्म कबूल कर लेने पर उसे ज्यादा से ज्यादा $2-4 करोड़ का जुर्माना भरना होगा और वो आराम से छूट जाएगा और एसपीसी हमेशा के लिए उसका पीछा छोड़ देगी और डेनिम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर स्टार्टन ओकमोंट वो कंपनी है जिसे जॉर्डन ने खुद खड़ा किया। उसे इस काम से प्यार है। वो कभी भी इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। जॉर्डन के डैड भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसके पास अब इतना पैसा है कि वो पूरी जिंदगी भी बैठकर खाए, तब भी ये खत्म नहीं होने वाला, तो रिस्क लेना ही क्यों है। और वैसे भी वो पूरी जिंदगी तो काम करने से रहा। वकीलों और एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन से परेशान होकर फाइनली जॉर्डन कंपनी छोड़ने के लिए मान जाता है। वो ऑफिस जाता है, सभी लोग इकट्ठा होते हैं और आज पहली बार ऑफिस का माहौल कुछ अलग था। जो ऑफिस शोर शराबे से भरा रहता था आज वो शांत है। एवरीवन सेंसेस समथिंग इज रॉन्ग।
जॉर्डन धीरे से बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि वो कंपनी छोड़ रहा है, अब उसकी जगह ये कंपनी टोनी संभालेगा। पूरे कमरे में चुप्पी छा जाती है। जो ब्रोकर कभी जॉर्डन को राजा की तरह मानते थे, उनके चेहरे हैरानी से भरे नजर आते हैं, क्योंकि जॉर्डन उनके लिए सिर्फ बॉस नहीं था। जॉर्डन वो इंसान था जिसने उन्हें सड़क से उठाकर करोड़पति बना दिया। जॉर्डन सभी को शुक्रिया करता है और कहता है कि स्टार्टन ओकमोंट ने उसकी जिंदगी बदल दी। कई सारे एम्प्लॉय तो जॉर्डन की ये बातें सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। पूरा कमरा टेंशन से भरा नजर आने लगता है। इट सीम्स लाइक अ वुल्फ इज फाइनली लिविंग हिज पेक। पर तभी अचानक जॉर्डन अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करता है। उसके चेहरे से फेयरवेल टोन गायब हो जाती है और वो चिल्लाता है और कहता है, यू नो व्हाट, आई एम नॉट लिविंग। ये तमाशा यूं ही चलता रहेगा। Now his voice gets louder, more aggressive, more electric. उसे फर्क नहीं पड़ता कि FBI उसे क्या चाहती है। उन्हें जो उखाड़ना है वो उखाड़े। Suddenly the entire office explodes with energy. लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। जॉर्डन ने डर के माहौल को मोटिवेशन में बदल दिया था। ये मूवमेंट जॉर्डन के असल कैरेक्टर को दिखाता है। कैसे वो शुरुआत में जिम्मेदार बनने की कोशिश करता है, पर अंदर ही अंदर वो पावर, कंट्रोल और अटेंशन का एडिक्ट है। स्टार्टन ओकमोंट उसके लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि एक साम्राज्य था जो कि उसने खड़ा किया। जॉर्डन को सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि वर्चस्व भी चाहिए था, और यही वो मोमेंट है जहां से कहानी अपने डार्कर फेस में जाने लगती है। जॉर्डन के ऑफिस ना छोड़ने की बात सुनकर एम्प्लॉइज जोर जोर से जॉर्डन का नाम चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। ये किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं था। जॉर्डन किसी विक्टोरियस जनरल की तरह ट्रेडिंग फ्लोर पर खड़ा था और एम्प्लॉइज टेबल पर चढ़कर नाच रहे थे। बट beneath this celebration something dangerous is already begun. एसपीसी की डील टुकराकर जॉर्डन ने सबसे बड़ी गलती कर दी। एफबीआई एजेंट पैट्रिक डेनहम अब खुले शेर की तरह जॉर्डन के शिकार पर था। ब्रेड के जेल से छूटने की खुशी में जॉर्डन एक शानदार पार्टी रखता है, जहाँ ये लोग पार्टीज, पैसे और नशे में डूबे हुए थे। वहीं पैट्रिक डेनहम स्टार्टन ओकमोंट के खिलाफ लीगल केस की तैयारी में जुटा हुआ था। स्टार्टन ओकमोंट के सभी एम्प्लॉइज से महीनों तक पूछताछ चलती है, पर कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। जॉर्डन और टोनी अपनी अपनी बीवियों के साथ इटली चले जाते हैं और वहीं से वो कंपनी को सीक्रेटली ऑपरेट कर रहे थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। सब कुछ अंडर कंट्रोल था, पर तभी एक खबर जॉर्डन के होश उड़ा देती है। स्टीव मैडन अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने लगा था। दिस इज डिजास्टर, क्योंकि अगर जब कंपनी का फाउंडर ही अपनी कंपनी के स्टॉक बेचने लगे तो मार्केट को सिग्नल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उससे पहले मार्केट क्रैश हो, इन्वेस्टर पैनिक होकर स्टॉक बेचकर निकलना चाहेंगे, और ये मोमेंट स्टार्टन ओकमोंट की सबसे बड़ी कमजोरी को एक्सपोज करता है। कंपनी के पास असल दौलत नहीं थी, इनके पास पैसा था मैनिपुलेशन की वजह से। स्टॉक के प्राइस सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये लोग हाइप क्रिएट करना जानते हैं, बायर्स को कंट्रोल करते हैं और सेलिंग प्रेशर को रोकते हैं। बट जॉर्डन एक आम इंसान की तरह पैनिक नहीं होता। उसके होश तो तब उड़ते हैं जब उसे ये खबर सुनने को मिलती है कि आंट एमा अब इस दुनिया में नहीं रही। जॉर्डन ने जो पैसा स्विस बैंक के अकाउंट में जमा किया था वो अकाउंट आंट एमा के नाम पर था। जॉर्डन स्विस बैंकर को कॉल मिला था। रात की बात तो ये थी कि मरने से पहले आंट एमा ने जॉर्डन को उसका वारिस घोषित कर दिया था, पर बैंकर जॉर्डन को बताता है कि जितना जल्दी हो सके उसे स्विट्जरलैंड पहुंचना होगा। जॉर्डन कैप्टन डेक को समझाता है कि उन्हें फटाफट मोनाको के लिए निकलना होगा ताकि वहां से ये लोग बाय रोड स्विट्जरलैंड जा सके। कैप्टन डेक जॉर्डन को वार्न करता है कि समंदर में तूफान की संभावना है और ये समय सफर के लिए बिल्कुल सही नहीं है, पर जॉर्डन कहाँ मानने वाला था। जॉर्डन को लगता था कि वो अनटचेबल है, उसे कोई नहीं छू सकता। वो रूल्स फॉलो नहीं करता बल्कि रूल्स बनाता है। सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वो कैप्टन को नाव आगे की ओर बढ़ाने के लिए कहता है। ये लोग मोनाको की ओर बढ़ने लगते हैं, पर जैसा कि कैप्टन ने कहा, समंदर में तूफान है। ये लोग आधा सफर भी ठीक से पूरा नहीं कर पाए थे, उससे पहले इनका सामना ऊंची ऊंची लहरों से होने लगता है जो कि सीधा जहाज से आकर टकरा रही थी। यार्ड डूबने की कगार पर था। सभी लोग डरे हुए थे। पानी यार्ड के अंदर बढ़ने लगता है। सभी लोग मान बैठे थे कि अब वो मरने वाले हैं। मरने से पहले जॉर्डन आखिरी बार अपनी फेवरेट कोयलूट की गोलियां खाता है, पर तभी एक चमत्कार होता है। रेस्क्यू टीम आकर उन्हें बचा लेती है। सभी लोग एक नया जीवन मिलने की खुशियां मनाने लगते हैं, पर तभी जॉर्डन खिड़की से बाहर उस प्लेन को देखता है जिसे उसने उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए बुलाया था। प्लेन हवा में क्रैश हो जाता है, इंजन में सीगल घुस जाने की वजह से। जॉर्डन अब किस्मत और ऊपर वाले में मानने लगा था, क्योंकि ये सब कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। 2 साल बीत चुके थे। जॉर्डन स्टार्टन ओकमोंट को छोड़ देता है। उसने नशे करना भी छोड़ दिया है। वो अब एक टीवी पर्सनालिटी बन चुका था, पर पैट्रिक डेनहम अब भी जॉर्डन और स्टार्टन ओकमोंट के पीछे था। उसने जॉर्डन को गिरफ्तार करने के लिए सभी पुख्ता सबूत जुटा लिए थे। मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक फ्रॉड, इलीगल ट्रांजैक्शंस के केसेस में जॉर्डन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बार जॉर्डन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जॉर्डन अपने लॉयर से मिलता है। वो उसे 2 चॉइसेस देता है, या तो वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताए या एफबीआई के साथ कोऑपरेट कर ले।
जॉर्डन कोऑपरेट करना चुनता है। जिस कंपनी का जॉर्डन कभी राजा हुआ करता था, उसे उसी कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने थे। उसे कंपनी की जासूसी करनी थी। घर पर जॉर्डन नियोमी को समझाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। क्या हुआ अगर अभी थोड़ा टाइम खराब है और एफबीआई उसके पीछे लगी है, पर अब भी उसके पास अच्छी खासी सेविंग्स है। बस कुछ महीनों की तो बात है। जॉर्डन नियोमी के साथ आखिरी बार फिजिकल होता है, क्योंकि नियोमी अब जॉर्डन के साथ और नहीं रह सकती। उसे डिवोर्स चाहिए और बच्चे उसी के साथ रहेंगे। इस बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। जॉर्डन हताश और अस्थिर हो जाता है। गुस्से में जॉर्डन ड्रग्स निकालकर नशा करने लगता है और फिर अपनी बेटी को उठाता है और उसे अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। नियोमी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जॉर्डन उसकी एक नहीं सुनता। वो काफी गुस्से में था। वो कार लेकर वहां से निकलने वाला होता है, तभी उसकी कार दीवार से टकरा जाती है। जॉर्डन की लाइफ अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसने अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार सब कुछ खो दिया। अगले दिन एफबीआई जॉर्डन पर हिडन वायर लगाकर उसे स्टाटन ओकमोंट भेजती है, ताकि जो भी लोग जॉर्डन के साथ घोटाले में शामिल थे पकड़े जाएं। जॉर्डन को अपने लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने थे। सभी लोग जॉर्डन को कंपनी में आता देख हैरान हो जाते हैं। सबको लगा कि जॉर्डन फिर से कंपनी ज्वाइन कर चुका है। सभी जॉर्डन का स्वागत करते हैं। जॉर्डन ऑफिस में डोनी के साथ बैठता है। दोनों काफी देर एक दूसरे से बातें करते हैं। डोनी कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, इसलिए जॉर्डन बिना बोले उसे एक नोट लिखता है। डोनी समझ चुका था कि ये एफबीआई की कोई चाल है और वो जॉर्डन के पूछे किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं देता, पर जॉर्डन की ये चालाकी पकड़ी जाती है। एफबीआई को जॉर्डन का लिखा नोट मिल जाता है और एफबीआई स्ट्रैटन ओकमोंट पर रेड मार देती है। सभी लोग जो जॉर्डन के साथ शामिल थे पकड़े जाते हैं। जॉर्डन को कोर्ट में पेश किया जाता है। जॉर्डन का पत्तों पर खड़ा किया महल अब पूरी तरह बिखर चुका था। स्टाटन ओकमोंट पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। जॉर्डन को 36 महीनों की जेल सुनाई जाती है। जेल में जॉर्डन जल्दी एडजस्ट हो जाता है। वो यहाँ भूल चुका था कि कभी उसके पास करोड़ों डॉलर हुआ करते थे। वो यहाँ टेनिस खेलता है, आराम से बात करता है। सालों बाद जॉर्डन को रिहा कर दिया गया था। अब वह सेल्स ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर है। वो लोगों से भरे कमरे में सामने खड़ा है। आम लोग जो सफलता चाहते हैं, जो लोग पैसा चाहते हैं, वो एक आदमी को पेन पकड़ाता है और उसे ये कहता है, मुझे ये पेन बेच कर दिखाओ। ऑडियंस मेंबर कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हिचकिचाते हैं, वो सोचते हैं। कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरों पर घूमता है। ये सभी फोकस्ड थे, भूखे थे, बिल्कुल वैसे जैसे कभी जॉर्डन हुआ करता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना एथिक्स के पैसा कमाना आखिरकार डाउनफॉल आता है। जॉर्डन बेलफोर्ट पैसा तो कमा लेता है, लेकिन फैमिली, रेस्पेक्ट और फ्रीडम सब खो देता है। ग्रीड, ईगो और एडिक्शन सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। रियल हैप्पीनेस सिर्फ पैसों से नहीं मिलती,